हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि क्लास 11th की राजस्थान बोर्ड की बुक मैं पढ़ा रही हूँ। तो 3 चैप्टर में कंप्लीट करवा चुकी हूँ। आज चौथा चैप्टर पढ़ेंगे, नेहरू की वैचारिक विरासत एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण। क्लास 6 से लेकर 10th तक मैं पहले ही कंप्लीट करवा चुकी हूँ। उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर आपको सभी वीडियो एक साथ मिल जाएंगे। 10th तक कंप्लीट करवाने के बाद मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई है और कुल 21 वीडियो प्रैक्टिस की है। इसकी भी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, वहां पर आपको प्रैक्टिस वाली वीडियो एक साथ मिल जाएंगी। इसके अलावा प्रीवियस ईयर के पेपर भी मैंने सॉल्व करवाए हैं और उसकी भी प्लेलिस्ट बना दी है। वहां पर आपको प्रीवियस ईयर के पेपर वाली वीडियो मिल जाएगी, जितने भी पेपर मैंने सॉल्व करवाए हैं। तो आप ये सभी वीडियो देख सकते हैं। आप लोग प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, वहां पर आपको सभी वीडियो मिल जाएगी। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अभी कुछ दिनों से वीडियो कंटिन्यू नहीं आ पा रही थी, क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं थी और इसीलिए मैंने वीडियो नहीं बना पाई और कंटिन्यू वीडियो आप लोगों को नहीं मिल पाई है। अब आज से आप लोगों को कंटिन्यू वीडियो मिलेगी। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो चौथा अध्याय है नेहरू की वैचारिक विरासत एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, ये आप लोगों को पता ही है। तो इस लेसन में उनकी वैचारिक विरासत और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बारे में बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू विलक्षण एवं बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। उच्च शिक्षित राजनेता, प्रखर वक्ता, लेखक, लोकतांत्रिक संस्थाओं और परंपराओं के प्रति अटूट विश्वास तथा उदारवादी सिद्धांतों के पोषक होने के कारण उन्हें समकालीन विश्व में अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। लगभग 2 सदी के औपनिवेशिक शासन और शोषण के पश्चात आजाद हुए देश को एक ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता थी जो भारत को एक नई दिशा दे सके एवं विकास का मार्ग प्रशस्त कर सके। तो अभी जो 3 लेसन मैंने आपको पढ़ाए हैं, उसमें मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से भारत पर ब्रिटिश राज्य हुआ, कैसे भारत पर साम्राज्य स्थापित किया गया और किस तरीके से भारत ने आजादी प्राप्त की। ये सब आप पिछले लेसन में पढ़ चुके हैं, तो आपको जानकारी है ही। अब इसमें उसके आगे के बारे में बताया जा रहा है, नेहरू जी के बारे में, कि जब देश आजाद हो गया तो देश को एक ऐसे नेता की आवश्यकता थी, ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता थी जो भारत को एक नई दिशा दे सके और विकास के मार्ग पर ले जाए। तो यही इसमें बताया जा रहा है। तो ऐसे समय में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने और इन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आगे लिखा है, इसीलिए वे आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में प्रतिष्ठित हुए। उनके द्वारा विभिन्न अवसरों पर दिए गए संबोधनों, महात्मा गांधी एवं अन्य महापुरुषों तथा अपनी पुत्री इंदिरा को लिखे गए पत्रों, पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया तथा आत्मकथा में अंतर्राष्ट्रीय जगत, भारत के भूगोल एवं इतिहास, प्राकृतिक संसाधनों के बारे में विस्तृत विवरण मिलता है। अब इनकी ये पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इसका नाम याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है कि ये किसकी पुस्तक है, तो आपको याद रखना है पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे बढ़ते हैं। उन्होंने इतिहास, विज्ञान, समाज, अर्थव्यवस्था तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर अपने विचार खुलकर प्रकट किए। आप पाएंगे कि उनका प्रगतिशील वैज्ञानिक दृष्टिकोण उनकी कृतियों और वक्तव्यों से स्पष्ट होता है तथा सुदृढ़ भारत के भविष्य के लिए उनके विचार स्पष्ट, तार्किक और अर्थपूर्ण थे। उनके द्वारा अपने कार्यकाल में लिए गए निर्णयों से यह भी स्पष्ट होता है कि उन्होंने अपने विचारों को व्यवहारिक रूप दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण था, उसके बारे में बताया जा रहा है। चलिए पढ़ लेते हैं।
लिखा है, एक सशक्त भारत के निर्माता के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण का होना अत्यंत आवश्यक था। नेहरू का विश्वास था कि भारत की समस्याओं के समाधान के लिए विज्ञान और तकनीक का विकास अति महत्वपूर्ण है। आगे लिखा है, जनवरी 1938 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस को दिए गए अपने संदेश में उन्होंने कहा कि सिर्फ विज्ञान ही अकेले भूख, गरीबी और अशिक्षा, अंधविश्वास, मृत हो रही परंपरा एवं रीति रिवाजों तथा संसाधनों को भारी बर्बादी से बचा सकता है। कौन बचा सकता है? विज्ञान बचा सकता है। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। आगे लिखा है, मार्च 1958 में लोकसभा द्वारा पारित किए गए वैज्ञानिक नीति प्रस्ताव में यही विचार दोहराया गया। इसमें देश के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास में विज्ञान और तकनीकी की भूमिका को स्वीकार किया गया। यहाँ पर आप एक चित्र देख सकते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू का, और यहाँ नीचे लिखा हुआ है, नेहरू की नौसैनिक पोत से विहंगम दृष्टि। यहाँ आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। उनका मानना था कि किसी व्यक्ति में वैज्ञानिक दृष्टिकोण किसी एक सच की तलाश में सीमित न होकर उसकी आंतरिक सोच और क्रियाकलापों में परिलक्षित होनी चाहिए। किसी परंपरा पर सिर्फ इसलिए विश्वास नहीं करना चाहिए कि वह सदियों से चली आ रही है, बल्कि उसके वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अवश्य परखा जाना चाहिए तथा इस वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास में वैज्ञानिकों को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। तो नेहरू जी क्या कहते थे कि आपको इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए कि कोई परंपरा सदियों से चली आ रही है, बल्कि उसके वैज्ञानिक दृष्टिकोण को समझना चाहिए, परखा जाना चाहिए, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास में वैज्ञानिकों को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। आगे लिखा है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के संबंध में नेहरू के ये विचार समय के साथ आज और भी मजबूत होकर उभरे हैं। आगे लिखा है, नेहरू विज्ञान के प्रयोग से होने वाले सामाजिक परिवर्तनों के प्रति अत्यधिक आशान्वित थे। उन्होंने भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 47वें अधिवेशन में उनके उद्बोधन से भी यह स्पष्ट होता है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विज्ञान में मेरी रुचि इसके प्रयोग से होने वाले सामाजिक परिवर्तनों से भी है। ये उन्होंने कब कहा? कांग्रेस के 47वें अधिवेशन में। तब उन्होंने कहा कि विज्ञान में मेरी रुचि इसके प्रयोग से होने वाले सामाजिक परिवर्तनों से भी है। आगे लिखा है, एक विकासशील देश के रूप में हमें राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इन समस्याओं का समाधान विज्ञान का प्रयोग किए बिना संभव नहीं हो पाएगा। उन्होंने कहा कि इतिहास यात्रा में जितना विज्ञान ने मानव जीवन को प्रभावित किया है, उतना किसी और चीज ने नहीं किया है तथा विज्ञान को किसी देश की सीमाओं से नहीं बांधा जा सकता। विज्ञान किसी एक देश का न होकर पूरे विश्व के जन कल्याण के लिए है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा है कि विज्ञान किसी एक देश का नहीं है, बल्कि पूरे विश्व के जन कल्याण के लिए है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंडित नेहरू ने धर्म को भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने का प्रयास किया। उनका विचार था कि धर्म ने निस्संदेह मानवता के विकास में योगदान दिया है, लेकिन धर्म ने मानव की जिज्ञासा तथा प्रश्नों को भी सीमित कर दिया है। धर्म में अलौकिक शक्तियों के सिद्धांत से वे ज्यादा प्रभावित नहीं थे, यानी कि उन्होंने धर्म को भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने का प्रयास किया है, ये इसमें बताया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। उनका मत था कि इन पर मनुष्य का ज्यादा विश्वास उनकी आत्मनिर्भरता और उसकी रचनात्मक योग्यता पर विपरीत प्रभाव डालता है। उनके अनुसार विज्ञान की प्रगति से जीवन प्रक्रिया और प्रकृति को समझना ज्यादा आसान है। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है, धर्म में संकीर्णता का दायरा कम होने लगता है।
एक समय था जब हमारे उपयोग में आने वाले कृषि, भोजन, कपड़े तथा सामाजिक संबंध धर्म से प्रभावित थे, लेकिन समय के साथ साथ ये वैज्ञानिक अध्ययन के दायरे में आ गए। तो एक समय था कि जो हमारे उपयोग में आने वाले कृषि, भोजन, कपड़े और सामाजिक संबंध ये धर्म से प्रभावित हुआ करते थे, लेकिन समय के साथ क्या हुआ, ये वैज्ञानिक अध्ययन के दायरे में आ गए। आगे बढ़ते हैं। माफ कीजिएगा, जुकाम हो रखा है बहुत तेज, तो इसीलिए खांसी भी हो रही है, इसीलिए मैंने वीडियो नहीं बना पाया अभी, तो आवाज बहुत खराब थी। चलिए आगे पढ़ते हैं। लिखा है, नेहरू के विचारों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण एक जीवन जीने का तरीका है। आज विज्ञान का प्रयोग समस्त देशों और उनके निवासियों के लिए अपरिहार्य है। उनका यह भी कहना था कि विज्ञान सिर्फ ज्ञान की खोज करता है, लेकिन समाज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण इस खोज को और आगे ले जाता है। सन 1948 ईस्वी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की आधारशिला रखते हुए उन्होंने कहा कि जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाया जाना सबसे उचित मार्ग है। तो ये आपको याद रखना है। तो सन 1948 ईस्वी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की आधारशिला पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी, ये आपको याद रखना है। और उन्होंने क्या कहा कि जीवन की जो समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाया जाना चाहिए और ये सबसे उचित मार्ग है। आगे लिखा है, इसी मार्ग को अपनाकर हम जीवन और संस्थाओं का विकास कर पाएंगे। हम किसी मानव को वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाकर ही सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। यहाँ पर आप ये एक चित्र देख सकते हैं जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ हैं। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, ये अल्बर्ट आइंस्टाइन है, तो आप इन्हें देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है, भारतीय विज्ञान कांग्रेस के सन 1955 के अधिवेशन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, मैं अपनी गलतियों को स्वीकारता हूँ। ऐसा करना वैज्ञानिक दृष्टिकोण के पालन करने के नजदीक है और एक वैज्ञानिक ना होते हुए भी मुझ में वैज्ञानिक स्वभाव दृष्टिगोचर होता है। आने वाले समय में भारत में तकनीकी और विभिन्न शोध संस्थाओं की स्थापना, परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम तथा अंतरिक्ष कार्यक्रम ये दर्शाते हैं कि नेहरू के वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संबंधित विचार व्यवहार में भी परिणित हुए हैं। आगे लिखा है, नेहरू के प्रधानमंत्री काल में देश के लिए अत्यंत आवश्यक तकनीकी व्यक्तियों के प्रशिक्षण को संगठित करने के कदम तुरंत उठाए गए। सन 1952 ईस्वी में 5 में से पहला आईआईटी जो अमेरिका के एमआईटी मैसेचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रारूप पर विकसित किया जाने वाला था की स्थापना खड़गपुर में की गई थी। तो ये आपको याद रखना है। जो पहला आईआईटी था उसकी स्थापना कहाँ की गई? खड़गपुर में। और ये अमेरिका के एमआईटी के प्रारूप पर विकसित किया गया था, ये भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। बाद में अन्य 4 आईआईटी मद्रास, बम्बई, कानपुर और दिल्ली में स्थापित किए गए। तो सबसे पहले स्थापित किया गया खड़गपुर में, उसके बाद मद्रास में, बम्बई, कानपुर और दिल्ली में आईआईटी की स्थापना की गई। विज्ञान की समाज कल्याण में भूमिका को दृष्टिगत रखते हुए विज्ञान पर आधारित गतिविधियों और वैज्ञानिक अनुसंधानों के लिए बजट में निरंतर वृद्धि की गई। इन
गतिविधियों पर होने वाला व्यय 1948-49 के 1.10 करोड़ रुपए से बढ़कर 1965-66 में 85.06 करोड़ हो गया। इसके फलस्वरूप वैज्ञानिक और तकनीशियनों की संख्या 1,88,000 से बढ़कर 7,31,500 हो गई। यानी 1950 में 1,88,000 थी, उसके बाद 1965 में कितनी हो गई? 7,31,500। साथ ही इंजीनियरिंग और तकनीकी कॉलेजों में छात्रों की संख्या 1950 ईस्वी के 13,000 से बढ़कर 1965 में 78,000 हो गई। इसी प्रकार कृषि महाविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 1950 ईस्वी के 2600 से बढ़कर 1965 में 14,900 हो गई। यानी कि ये आंकड़े बताए जा रहे हैं कि किस प्रकार से छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई और इन गतिविधियों पर व्यय किस प्रकार बढ़ाया गया, ये भी यहाँ पर दर्शाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप याद रखिएगा कि पहला जो आईआईटी था वह खड़गपुर में स्थापित किया गया था। बाद में 4 आईआईटी की स्थापना और की गई है, मद्रास, बम्बई, कानपुर और दिल्ली में। तो ये आपको याद रखना है। अब लिखा है परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम। भारत परमाणु ऊर्जा के महत्व को समझने वाले अग्रणी देशों में रहा। नेहरू समझते थे कि परमाणु ऊर्जा दुनिया के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में एक क्रांति लाएगी। साथ ही यह देश की सुरक्षा क्षमता पर भी प्रभाव डालेगी। सन 1948 के आरंभ में उन्होंने लिखा, भविष्य उनका होगा जो परमाणु ऊर्जा पैदा कर सकेंगे। ये लिखा है उन्होंने 1948 के प्रारंभ में। यह भविष्य का सर्वप्रमुख ऊर्जा स्रोत बनने जा रहा है। स्वाभाविक रूप से सैनिक सुरक्षा भी इससे जुड़ी हुई है। अगस्त 1948 में भारत सरकार ने परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की और ये भी आपको याद रखना है, जिसका अध्यक्ष भारत के अग्रणी परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को बनाया गया। शांतिपूर्ण ऊर्जा विकसित करने के लिए यह आयोग वैज्ञानिक अनुसंधान विभाग के तहत बनाया गया, जो सीधे प्रधानमंत्री के निर्देशन में काम करता था। तो ये सभी महत्वपूर्ण तथ्य आपको याद रखने हैं। 1948 में भारत सरकार ने परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की और अध्यक्ष किसे बनाया गया? परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को। और ये जो आयोग था वैज्ञानिक अनुसंधान विभाग के तहत बनाया गया था, जो सीधे प्रधानमंत्री के निर्देशन में काम करता था। ये भी याद रखिएगा। सन 1954 में सरकार ने सीधा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक अलग परमाणु विभाग गठित किया। ये कब किया? 1954 में। जिसके सचिव डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा बनाए गए। भारत के पहले परमाणु रिएक्टर अप्सरा को एशिया का भी पहला रिएक्टर था, ने मुंबई में अगस्त 1956 में काम करना शुरू किया। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर जो है उसका नाम क्या है, तो आपको याद रखना है अप्सरा। पर ये एशिया का भी पहला रिएक्टर था, ये भी याद रखिएगा। भारत के अत्याधुनिक और अति विकसित परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के तहत स्थापित परमाणु ऊर्जा संयंत्रों ने कुछ ही वर्षों में विद्युत का उत्पादन भी प्रारंभ कर दिया। हालांकि भारत परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण प्रयोग के प्रति समर्पित था, परंतु इस क्षमता का उपयोग आसानी से परमाणु बम बनाने के लिए भी किया जा सकता था। आने वाले समय में भारत ने यह कार्य किया तथा आज भारत विश्व का एक प्रमुख परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है। आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है अंतरिक्ष अनुसंधान।
चलिए अंतरिक्ष अनुसंधान के बारे में पढ़ लेते हैं। लिखा है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम डॉक्टर विक्रम साराभाई की संकल्पना है, जिन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा गया है। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा गया है, तो विक्रम साराभाई को। आगे लिखा है वे वैज्ञानिक कल्पना एवं राष्ट्र नायक के रूप में जाने जाते हैं। सन 1957 ईस्वी में स्पुतनिक के प्रक्षेपण के बाद उन्होंने कृत्रिम उपग्रहों की उपयोगिता को भांपा। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें भारत के भविष्य में वैज्ञानिक विकास को अहम माना, सन 1961 ईस्वी में अंतरिक्ष अनुसंधान को परमाणु ऊर्जा विभाग की देखरेख में परखा। परमाणु ऊर्जा विभाग के निदेशक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने सन 1962 ईस्वी में अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति का गठन किया, जिसमें सभापति डॉक्टर साराभाई को बनाया गया। यहाँ आप एक चित्र देख सकते हैं, ये वाला। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू डॉक्टर विक्रम साराभाई के साथ हैं। आप लोग यहाँ पर इस चित्र में देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में देसी तकनीक की आवश्यकता, कच्चे माल एवं तकनीक आपूर्ति में भावी अस्थिरता की संभावना को भांपते हुए प्रत्येक माल आपूर्ति प्रक्रिया एवं तकनीक को अपने अधिकार में लाने का प्रयत्न किया। जैसे जैसे भारतीय रोहिणी उपग्रह कार्यक्रम ने और अधिक संकुल एवं वृहत्ताकार रॉकेट का प्रक्षेपण जारी रखा, अंतरिक्ष कार्यक्रम बढ़ता गया और इसे परमाणु ऊर्जा विभाग से अलग कर स्वतंत्र सरकारी विभाग बना दिया गया। सन 1969 ईस्वी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का गठन तथा जून 1972 में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की गई। तो ये आप याद रखिएगा, 1969 ईस्वी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का गठन किया गया और जून 1972 में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की गई। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर साराभाई ने टेलीविजन के सीधे प्रसारण जैसे बहुल अनुप्रयोगों के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले कृत्रिम उपग्रहों की संभावना के संदर्भ में नासा के साथ प्रारंभिक अध्ययन में हिस्सा लिया और अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ कि प्रसारण के लिए यही सबसे सस्ता और सरल साधन है। प्रारंभ से ही उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित करने के लिए साराभाई और इसरो ने मिलकर एक स्वतंत्र प्रक्षेपण वाहन का निर्माण किया। यह प्रक्षेपण वाहन कृत्रिम उपग्रहों को कक्षा में स्थापित करने एवं भविष्य में बृहत प्रक्षेपण वाहनों में निर्माण के लिए आवश्यक अभ्यास उपलब्ध कराने में सक्षम था। आगे बढ़ते हैं। रोहिणी श्रेणी के साथ ठोस मोटर बनाने में भारत की क्षमता को परखते हुए अन्य देशों ने भी समांतर कार्यक्रम के लिए ठोस रॉकेट का उपयोग बेहतर समझा। इसरो ने कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण वाहन SLV की आधारभूत संरचना एवं तकनीक का निर्माण प्रारंभ कर दिया। अमेरिका के स्काउट रॉकेट से प्रभावित होकर वाहन को चतुर्स्तरीय ठोस वाहन का रूप दिया गया। तो ये आप याद रखिएगा, अमेरिका के स्काउट रॉकेट से प्रभावित होकर इस वाहन को चतुर्स्तरीय ठोस वाहन का रूप दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। आजादी के पश्चात 2 दशकों में भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के क्षेत्र में हुई प्रगति से सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि जिस देश को स्वतंत्र हुए कुछ समय ही बीता हो, उसे नीति नियंताओं एवं युग द्रष्टाओं के रूप में ऐसे व्यक्तित्वों का योगदान मिला जिन्होंने उच्च कोटि के अंतरिक्ष अनुसंधान में सहयोग किया और आज भारत को विश्व के चुनिंदा देशों की पंक्ति में ला खड़ा किया, जिसकी बदौलत आज भारत भू स्थिर कक्षा में GSLV, मंगलयान तथा चंद्रयान जैसे अत्याधुनिक अभियान करने में सक्षम हुआ है।
आगे लिखा है, निस्संदेह सामाजिक एवं धार्मिक विषमताओं से परे विज्ञान के क्षेत्र में यह प्रगति अभूतपूर्व थी तथा नेहरू के वैज्ञानिक दृष्टिकोण के धरातल पर साकार होने का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण थी। अब लिखे हैं नेहरू के लोकतंत्र संबंधी विचार। पंडित जवाहरलाल नेहरू के लोकतंत्र संबंधी क्या विचार थे, इसके बारे में लिखा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के साथ साथ वह व्यक्ति थे जिन्होंने इस विविधता से भरपूर देश में लोकतंत्र के बीज बोए। उनका मत था कि भारत में धर्म, जाति, प्रजाति तथा लिंग पर आधारित भेदभाव की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। आजादी के पूर्व तथा उसके बाद के विभिन्न संबोधनों में व्यक्त किए गए लोकतंत्र संबंधी विचारों की छाया हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकारों एवं अन्य प्रावधानों में सहज ही देख सकते हैं। उनके संबोधनों में सामाजिक एवं आर्थिक न्याय, विधि के समक्ष समानता, अवसरों की समानता, विचारों को प्रकट करने की स्वतंत्रता तथा धार्मिक विश्वासों को मानने की स्वतंत्रता संबंधी बातें प्रायः देखी जाती हैं। आगे लिखा है, प्रजातंत्र के संबंध में उनका मत था कि जो लोग ऊपरी चोटी पर हैं और जो लोग नीचे जमीन पर हैं, उनके बीच बहुत बड़ी खाई है। अगर हम प्रजातंत्र लाना चाहते हैं तो यह अनिवार्य हो जाता है कि इस खाई को पार किया जाए, तभी तो सभी एक श्रेणी में आ पाएंगे। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का मानना था कि जो लोग बहुत ऊपर चोटी पर हैं और जो जमीन पर हैं, तो उनके बीच एक बड़ी खाई है और यदि हम प्रजातंत्र लाना चाहते हैं तो ये अनिवार्य है कि इस खाई को पार किया जाना चाहिए। वास्तव में जहाँ तक अवसरों का संबंध है, जहाँ तक रहन सहन की स्थिति का संबंध है और जहाँ तक जीवन की आवश्यकताओं का संबंध है, उन्हें अधिक से अधिक नजदीक लाया जाए। इस मत से स्पष्ट होता है कि वे प्रजातांत्रिक मूल्यों में आम जन में अवसरों की समानता को अत्यधिक महत्व देते थे। आगे लिखा है, नेहरू राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ आर्थिक लोकतंत्र के पक्षधर थे। उनके अनुसार बिना देश का उचित आर्थिक विकास संभव नहीं है। 25 फरवरी 1956 को संसदीय लोकतंत्र विषय पर आयोजित सेमिनार के अवसर पर उन्होंने कहा कि भूतकाल में लोकतंत्र का अर्थ मुख्य रूप से राजनीतिक लोकतंत्र के रूप में ही देखा जाता रहा है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपना मताधिकार का प्रयोग करता है, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति के लिए उस मताधिकार के कोई मायने नहीं है यदि वह आर्थिक रूप से पिछड़ा और भूखा है। और बिल्कुल सही भी उन्होंने कहा है कि यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहा है, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति के लिए उस मताधिकार का कोई अर्थ नहीं है, कोई मायने नहीं है यदि वह आर्थिक रूप से पिछड़ा है और भूखा है। आगे लिखा है, पंडित नेहरू का लोकतंत्र सहभागिता के सिद्धांत पर आधारित था, जिसमें सत्ता का विकेंद्रीकरण एक महत्वपूर्ण अंग था। इसे साकार करने के लिए सन 1952 ईस्वी में उन्होंने सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की तथा बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति गठित की, जिसने नवंबर 1957 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना का आधार बनी। तो ये आपको याद रखना है, बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था और नवंबर 1957 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जो आधार बनी थी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का। और ये प्रश्न पूछ भी लिया जाता है। यहाँ पर आप एक चित्र देख सकते हैं और इसमें लिखा हुआ है, नेहरू 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज की स्थापना के अवसर पर नागौर, राजस्थान में। चलिए आगे बढ़ते हैं। उल्लेखनीय है कि 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की नींव रखी गई। और ये आपको याद भी रखना है, सन भी याद रखनी है, डेट भी याद रखनी है। और राजस्थान से संबंधित है
तो प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था थी उसकी नींव राजस्थान के नागौर जिले में रखी गई थी। तो डेट और सन आपको दोनों ही याद रखने हैं। 2 अक्टूबर 1959। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस अवसर पर श्री नेहरू ने अपने संबोधन में कहा कि लोकतंत्र की जड़ें भारत के लिए अनजानी नहीं है। यह हमारी प्राचीन पंचायत व्यवस्था में भी दृष्टिगोचर होती हैं। जैसे राजनीतिक व्यवस्था में सभी मत देने के अधिकारी हैं, आर्थिक मामलों में सबके पास समान अवसर है, वैसे ही प्रत्येक पंचायत में सभी समान होंगे तथा महिला एवं पुरुष में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। आगे लिखा है, पंडित नेहरू को भारत में सही अर्थों में लोकतंत्र की स्थापना का श्रेय जाता है। उनके द्वारा लोकतंत्र के ऐसे बीजों का रोपण किया गया जिसका लाभ आज की पीढ़ी उठा रही है। लोकतंत्र की स्थापना में उनके योगदान का मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक है कि हम 20वीं शताब्दी में औपनिवेशिक सत्ता से स्वतंत्र हुए। विश्व के विभिन्न देशों की वर्तमान व्यवस्था का मूल्यांकन करें। हम पाते हैं कि जहां अधिकांश देश अपनी आंतरिक समस्याओं से ग्रस्त हैं तथा वे सही अर्थों में लोकतंत्र की स्थापना नहीं कर पाए, वहीं भारत आज नेहरू की बदौलत विश्व का विशालतम सफल लोकतंत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है, नेहरू की आर्थिक दृष्टि, लोकतांत्रिक समाजवाद। लिखा है, भारत में व्याप्त सामाजिक आर्थिक असमानता के समापन व पूंजीवादी दोषों के निराकरण हेतु नेहरू ने भारत में समाजवादी समाज की स्थापना पर बल दिया। पंडित नेहरू ने प्रारंभ में ही यह समझ लिया था कि बिना समाजवाद लाए भारतीय अर्थव्यवस्था में निहित दोषों को दूर नहीं किया जा सकता। पंडित नेहरू के समाजवादी विचार उनकी पुस्तक विदर इंडिया, क्योंकि अक्सर पुस्तकों के नाम पूछ लिए जाते हैं या पुस्तकों के लेखक पूछ लिए जाते हैं, तो आपको नाम याद रखना है कौन सी पुस्तक किसकी है। तो इनकी पुस्तक है विदर इंडिया। तो पंडित नेहरू के समाजवादी विचार उनकी पुस्तक विदर इंडिया में मिलते हैं। सन 1927 ईस्वी की रूस यात्रा में नेहरू को समाजवादी विचारधारा ने अत्यधिक प्रभावित किया। उनके लिए समाजवाद का अर्थ समानता से था, लेकिन नेहरू अच्छी तरह जानते थे कि एकदम से पूंजीवाद को नष्ट कर समाजवाद नहीं लाया जा सकता। अतः इसके लिए उन्होंने कठोर उपायों का सहारा न अपनाकर उदार तरीके अपनाने पर बल दिया। तो उन्होंने क्या कहा कि एकदम से पूंजीवाद को समाप्त करके समाजवाद नहीं लाया जा सकता है, बल्कि धीरे धीरे ऐसा हो सकता है। तो इसके लिए उन्होंने कठोर उपायों को अपनाने पर बल नहीं दिया, बल्कि उदार तरीके अपनाने पर बल दिया। आगे लिखा है, 15 दिसंबर 1952 को लोकसभा में उद्बोधन देते हुए पंडित नेहरू ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हमें अपने देश को संघर्ष से अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ाने पर विचार नहीं करना चाहिए। हमारी बहुत सी चीजें शांतिपूर्ण तरीके से ही हासिल हुई हैं और मुझे ऐसा कोई कारण नहीं दिखाई देता कि हम इस तरीके को छोड़कर हिंसा का तरीका अपना लें। मुझे पूरा यकीन है कि अगर हमने हिंसात्मक तरीके से अपने उद्देश्यों और लक्ष्यों को, जो भले ही कितने ऊंचे हों, प्राप्त करने की कोशिश की तो हमें बहुत देर लगेगी। उल्टा हम उन्हीं बुराइयों को बढ़ावा देंगे जिनसे हम लड़ रहे हैं। हिंदुस्तान एक बड़ा देश ही नहीं, बल्कि यहाँ बहुत सी विविधता एवं अनेकता भी है। अगर यहाँ किसी ने तलवार उठाई तो यह लाजमी है कि कोई दूसरा तलवार लेकर उसका मुकाबला करने उठ खड़ा होगा। तलवार का इस तरह का टकराव नीचे गिरकर एक निरुद्देश्य हिंसा में बदल जाएगा। इससे राष्ट्र को जो सीमित शक्तियां हैं वे या तो बहुत बढ़ जाएंगी या फिर बहुत दुर्बल हो जाएंगी। तो उन्होंने ये कहा है कि हमें हिंसात्मक तरीके नहीं अपनाने हैं, क्योंकि यदि हम तलवार लेकर खड़े होंगे तो दूसरा उसका सामना करने के लिए अवश्य खड़ा हो जाएगा।
तो देश की जो शक्ति है वह या तो बट जाएगी या बहुत ही दुर्बल हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। और जो उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं उन उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो हिंसात्मक तरीके नहीं अपनाने हैं, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। आगे बढ़ते हैं। पंडित नेहरू ने लोकतांत्रिक मार्ग को इस संदर्भ में प्रतिष्ठित करते हुए कहा कि शांतिपूर्ण तरक्की ही अंततः लोकतांत्रिक प्रगति का रास्ता है। अंतिम लक्ष्य आर्थिक लोकतंत्र है जिसमें गरीब और अमीर का भेद और उन लोगों का अंतर खत्म हो जिनमें से कुछ के पास अवसर है और दूसरे वे जिनके पास किसी तरह के अवसर नहीं है या बहुत थोड़े हैं। इस लक्ष्य के रास्ते की हर रुकावट को हटा देना होगा, भले ही यह काम दोस्ती और सहकार के जरिए हो या चाहे कानून और सरकार के जोर से हो। नेहरू ने समाजवाद को भारतीय सामाजिक आर्थिक समस्याओं का एकमात्र उपाय बताया। समाजवाद सभी प्रकार के शोषण से मुक्ति का मार्ग है। नेहरू ने कहा कि मुझे विश्वास है कि भारत की समस्याओं का समाधान समाजवाद में है और जब मैं इस शब्द को प्रयोग करता हूँ तो मैं इसे केवल अस्पष्ट और मानवतावादी के रूप में नहीं अपितु वैज्ञानिक और आर्थिक दृष्टि से देखता हूँ। आगे लिखा है, समाजवाद एक आर्थिक सिद्धांत के अतिरिक्त भी और कुछ है। यह एक जीवन का दर्शन है और इसी कारण मुझे प्रिय है। मुझे गरीबी, बेरोजगारी और भारतीय लोगों की दुर्दशा को समाप्त करने के लिए समाजवाद के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग दिखाई नहीं पड़ता। आगे लिखा है, पंडित नेहरू ने समाजवाद की व्याख्या भारतीय संदर्भ में विशिष्ट प्रकार से की। उन्होंने समाजवाद का अंधानुकरण किया अपितु देश में परिस्थितियों के अनुसार ही समाजवाद के स्वरूप की बात कही। सन 1929 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण में नेहरू ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हमें यह महसूस करना चाहिए कि समाजवाद का दर्शन हमारी दुनिया के समाज की संरचना में धीरे धीरे व्याप्त हो गया है। आगे लिखा है, विवाद के केवल दो ही बिंदु हैं, एक शांति और दूसरा इसे पूर्ण प्रभावी बनाई जाने हेतु अपनाई जाने वाली विधि। भारत को भी गरीबी और असमानता को समाप्त करने के लिए समाजवाद को अपनाना होगा। हम भारतीय संदर्भ में इसे अपने तरीके से बुद्धिमत्तापूर्ण रूप में अपना सकते हैं। हमारा आर्थिक कार्यक्रम मानवीय दृष्टिकोण पर आधारित होना चाहिए तथा धन की कीमत पर व्यक्ति का बलिदान नहीं करना चाहिए। यदि एक उद्योग श्रमिकों की भूख मिटाए बिना नहीं चल सकता तो उसे बंद कर देना चाहिए। इस प्रकार जहां नेहरू एक ओर लोकतंत्र के प्रबल समर्थक थे, वहीं दूसरी ओर उन्होंने समाजवाद की स्थापना पर बल दिया है। तो ये भी याद रखना है, वे लोकतंत्र के भी समर्थक थे लेकिन उन्होंने समाजवाद पर भी बल दिया है। आगे लिखा है, इस लोकतांत्रिक समाजवाद के प्रति नेहरू आजीवन समर्पित रहे। उनके अनुसार आर्थिक लोकतंत्र के बिना राजनीतिक लोकतंत्र निरर्थक है तथा राजनीतिक लोकतंत्र ही समाज का माध्यम बन सकता है। आगे लिखा है, इस धारणा को स्पष्ट करते हुए नेहरू ने कहा कि इस अवस्था में पूंजी और अन्य आर्थिक संसाधन पूंजीपति वर्ग के हाथों में केंद्रित नहीं होंगे, वरन यह व्यवस्था की जाएगी कि देश की वास्तविक पूंजी और साधनों पर जनता का प्रभावी नियंत्रण हो। लोकतांत्रिक समाजवाद की अवधारणा में उन्होंने जनता के राजनीतिक अधिकारों की मान्यता, आर्थिक और सामाजिक न्याय, संसाधनों के केंद्रीकरण का निषेध तथा उत्पादन व वितरण की न्याय प्रणाली को सुनिश्चित किए जाने पर बल दिया। उन्होंने लोकतांत्रिक समाजवाद को भारत के स्वर्णिम भविष्य की आधारशिला माना। चलिए आगे बढ़ते हैं, और जहां जहां से प्रश्न बनने की संभावना है वहां मैंने आपको बता दिया है, तो वहां याद रखिएगा, और जानकारी तो आपको पूरी ही होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है, पंथ निरपेक्षता संबंधी विचार। समाजवाद के जो विचार थे उनके बारे में पढ़ लिया आपने। अब पंथ निरपेक्षता संबंधी जो विचार हैं उनके बारे में लिखा है। चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा है,
नेहरू भारतीय पंथ निरपेक्षतावाद के वास्तविक प्रणेता थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले तथा बाद में भी वे पंथ निरपेक्ष विचारधारा के महानतम प्रतिपादक हुए। अमेरिकी राजदूत चेस्टर बाउस को स्वयं नेहरू ने कहा था कि यदि वे आज भी मर जाएं तो इस पंथ निरपेक्ष राज्य का निर्माण उनकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाएगी। उनके लिए पंथ निरपेक्षता का अर्थ था सभी धर्मों के प्रति समान आदर भाव। उनकी पंथ निरपेक्षता का मूल आधार था मानव व्यक्तित्व एवं नैतिकता में विश्वास, लोकतंत्र में आस्था, सत्य बोध के प्रति जिज्ञासा एवं अंतःकरण की स्वतंत्रता। आगे बढ़ते हैं। नेहरू ने पंथ निरपेक्ष भारतीय संविधान का निर्माण कराया तथा पंथ निरपेक्ष राज्य की रचना कराई। वे पंथ निरपेक्षता को राष्ट्र की एकता का आधार मानते थे। फूट और सांप्रदायिकता के कारण ही भारतवर्ष को अपमान, पराजय और विघटन का सामना करना पड़ा है। वे कहते थे कि इतिहास में समय समय पर और लंबी अवधियों तक घोर कलह में डूबे रहना और अलग अलग रहने की भावना हमारे दुर्भाग्य का कारण रहा, जिसके परिणाम स्वरूप भारतवर्ष की शक्ति आपसी लड़ाई झगड़े में ही नष्ट हो गई। इस देश में प्रत्येक क्षेत्र कला, साहित्य, शिल्प, दर्शन आदि में अनेक महापुरुष हुए, किंतु आपसी कलह ने सब कुछ नष्ट कर दिया। इस कलह के अनेक कारण थे, किंतु उनमें धर्म की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण रही। धर्म की आड़ में ही भारतवर्ष का विभाजन हुआ। इस कलह कारक तत्व को दूर रखने के लिए संविधान में पंथ निरपेक्षता को अपनाया गया। आगे लिखा है, पारस्परिक कलह और सांप्रदायिकता को मिटाने का एकमात्र मार्ग यह है कि हम अपने धार्मिक मतभेदों से ऊपर उठकर सभी धर्मों के प्रति आदर भाव रखना सीखें। सभी धर्मों को राज्य समान एवं सम्मान के भाव से देखें। राज्य का अपना कोई धर्म ना हो तथा वह किसी धर्म विशेष को दूसरे धर्मों की तुलना में वरीयता प्रदान नहीं करे। प्रत्येक नागरिक को अंतःकरण, पूजा, उपासना एवं धर्म की स्वतंत्रता हो। धर्म एवं राजनीति को दूर दूर रखा जाए। धर्म के नाम पर किसी को समाज की शांति भंग करने अथवा नैतिकता का उल्लंघन करने का अधिकार नहीं हो। यही तो पंथ निरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य को सभी धर्मों को समान समझना है, किसी एक धर्म को वरीयता प्रदान नहीं करना है। राज्य की नजर में सभी धर्म समान है और प्रत्येक नागरिक को पूजा, उपासना और धर्म प्रचार की स्वतंत्रता है और धर्म और राजनीति दूर दूर रखे जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेहरू के अनुसार देश ने राजनीतिक एकीकरण को तो प्राप्त कर लिया, किंतु भावनात्मक एकीकरण प्राप्त करना बाकी है। इसका अर्थ यह है कि सभी नागरिक विविधताओं के साथ अपने को भावात्मक रूप से एक समझें। भारतीय संविधान में इन्हीं विशेषताओं को स्थान प्रदान किया गया। उनका मूल लक्ष्य सांप्रदायिक सद्भाव एवं सहिष्णुता की स्थापना के द्वारा राष्ट्रीय एकता को बनाए रखना तथा विकसित करना है। नेहरू की पंथ निरपेक्षता की धारणा उदार, व्यापक एवं विकासमान है। वे पंथ निरपेक्ष राज्य से पंथ निरपेक्ष समाज की ओर बढ़ना चाहते थे। इस दिशा में उन्हें काफी सफलता भी मिली। उनके बाद सभी राजनीतिक दलों, सरकारों एवं सर्वोच्च न्यायालयों ने पंथ निरपेक्षता को भारतीय राज्य व्यवस्था का एक आधारभूत स्तंभ मान लिया। पंथ निरपेक्षता राष्ट्रीय एकता का ही दूसरा नाम समझा जाने लगा। तो पंथ निरपेक्षता का अर्थ भी याद रखिए और पंथ निरपेक्षता क्यों आवश्यक है ये भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है राष्ट्रवाद संबंधी विचार। लिखा है, नेहरू ने राष्ट्रवाद पर भी अपने विचार मुखर रूप से प्रस्तुत किए। अफ्रो एशियाई देशों में साम्राज्यवादी शक्तियों के खिलाफ चले स्वतंत्रता आंदोलनों के वे समर्थक थे। राष्ट्रवाद को वे एक अंतर्राष्ट्रीय वृहद परिप्रेक्ष्य में देखते थे। उन्होंने कहा था कि राष्ट्रवाद एक विचित्र वस्तु है जो देश के इतिहास के किसी खास मुकाम पर तो
जीवन, उन्नति, शक्ति और एकता प्रदान करती है, लेकिन साथ ही इसको सीमित कर देने की भी प्रवृत्ति है, क्योंकि आदमी यह सोचने लगता है कि मेरा देश बाकी दुनिया से भिन्न है। इस तरह देखने का नजरिया बदलता जाता है और आदमी अपने ही संघर्षों, अच्छाइयों और बुराइयों के सोचने में फंसा रहता है और दूसरे विचार उसके सामने आते ही नहीं। नतीजा यह होता है कि वही राष्ट्रवाद जो किसी मानव की उन्नति का प्रतीक होता है, मानसिक विकास के अवरुद्ध होने का प्रतीक बन जाता है। आगे लिखा है, राष्ट्रवाद के संबंध में उनके विचारों में स्पष्टता थी। वे कहा करते थे कि राष्ट्रीय मनोवृत्ति बहुत ही जटिल होती है। हम में से ज्यादातर लोग यह समझते हैं कि हम बड़े न्यायी और निष्पक्ष हैं। हमेशा गलती दूसरा मुल्क ही करता है। हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं यह इत्मीनान छिपा रहता है कि हम वैसे नहीं हैं जैसे दूसरे लोग हैं। हम में और दूसरों में जरूर फर्क है। यह दूसरी बात है कि शराफत की वजह से हम बराबर उस बात को ना कहें। राष्ट्रीय एकता को एक नए परिप्रेक्ष्य में देखते हुए उन्होंने सांप्रदायिकता पर भी गहरा प्रहार किया। वे इसे देश की एकता के लिए घातक मानते थे। उनका मत था कि सांप्रदायिकता के साथ राष्ट्रवाद जीवित नहीं रह सकता। राष्ट्रवाद का मतलब हिंदू राष्ट्रवाद या सिख राष्ट्रवाद कभी नहीं होता। जो ही आप हिंदू, सिख, मुसलमान की बात करते हैं, त्यों ही आप हिंदुस्तान के बारे में बात नहीं कर सकते। हर एक को अपने से यह सवाल पूछना होगा, मैं भारत को क्या बनाना चाहता हूँ? एक देश, एक राष्ट्र, या कि 10, 20, 25 राष्ट्र टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ, जिसमें कोई ताकत ना हो और जरा से झटके से छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाए। अगर उन देशों में भी जहां नए विचारों और अंतर्राष्ट्रीय ताकतों का जोरदार असर पड़ा है, राष्ट्रीयता की भावना इतनी आम है, तो हिंदुस्तान के लोगों के दिमागों पर उनका ज्यादा असर होना लाजमी है। कभी कभी हमें कहा जाता है कि राष्ट्रीयता इस बात की निशानी है कि हम लोग पिछड़े हुए लोग हैं और हमारे दिल संकुचित हैं। जो लोग हमसे इस तरह की बात करते हैं, शायद उनका ख्याल है कि अगर हम अंग्रेजी सल्तनत के भीतर एक छोटे हिस्सेदार की हैसियत कबूल कर ले तो सच्ची राष्ट्रीयता की भावना की जीत होगी। वे यह समझते दिखाई नहीं पड़ते कि इस खास किस्म की और महज नाम की अंतर्राष्ट्रीयता एक संकुचित अंग्रेजी राष्ट्रीयता का फैलाव भर है। फिर भी राष्ट्रीयता की भावना चाहे कितनी भी गहरी हो, सच्ची अंतर्राष्ट्रीयता को कबूल करने में और संसार व्यापी संगठन और राष्ट्रीय संगठन को मातहत रहने के मामले में हिंदुस्तान बहुत सी और कौमों के मुकाबले में आगे बढ़ गया है। तो हमें संगठित रहना है, उन्होंने ये कहा है। क्योंकि यदि हम विभाजित हो जाएंगे तो हमारी शक्ति भी बहुत सीमित हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है, नेहरू का अंतर्राष्ट्रीयवाद। नेहरू के वैचारिक दृष्टिकोण में अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप स्पष्ट दिखाई देता है। वे राष्ट्रीय उदारवाद तथा सामाजिक प्रगति के उन विचारों से अत्यधिक प्रभावित थे जिन्होंने एशिया तथा अफ्रीका के स्वतंत्रता आंदोलनों को प्रभावित किया था। नेहरू ने सन 1927 ईस्वी में कहा कि कांग्रेस को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित नीति बनानी चाहिए। उन्हीं के प्रयासों का परिणाम था कि कांग्रेस भारत के स्वतंत्रता संघर्ष को वैश्विक अंग मानने लगी। उनके अनुसार भारतीयों को आदर्श तथा नैतिकता को हर संघर्ष की पृष्ठभूमि में रखना चाहिए, जैसा कि अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने कहा था कि यह बिल्कुल भी उचित नहीं होगा कि आधा विश्व दास हो तथा आधा स्वतंत्र हो। यहाँ तक कि उनका राष्ट्रवाद भी मानवीयता से ओतप्रोत था, जिसे किसी देश की सीमाओं से बांधा नहीं जा सकता। गांधी जी कहा करते थे कि उनका अंतर्राष्ट्रीयवाद का विचार राष्ट्रवाद जितना ही प्रभावी था। इतिहास और दर्शन के विशद ज्ञान के कारण वे विश्व की समस्याओं को आसानी से समझ पाते थे। उनका स्पष्ट मत था कि पूर्व और पश्चिम में मुख्य अंतर औद्योगिक विकास का है।
इस औद्योगिकरण के कारण ही यूरोपीय महत्वाकांक्षाओं के सामने विश्व छोटा हो गया। नेहरू का अंतर्राष्ट्रीयवाद लोकतंत्र और समाजवाद पर आधारित था। वे फ्रांसीसी क्रांति से अत्यधिक प्रभावित थे क्योंकि इस क्रांति ने समाज और धर्म की कई रूढ़ियों को चोट पहुंचाई थी। उनकी इसी वृहद सोच के कारण ही उनका मत था कि लोकतंत्र विज्ञान के साथ हाथ मिलाकर संकीर्ण धार्मिक कुरीतियों को समाप्त करेगा और सांप्रदायिकता पर कुठाराघात करेगा। इसी संदर्भ में विचारकों ऑगस्ट कॉम्टे तथा जेम्स मिल के विचारों से नेहरू प्रभावित प्रतीत होते हैं, जो स्वतंत्रता एवं मानवीयता के पक्षधर थे। तो नेहरू जो है ऑगस्ट कॉम्टे और जेम्स मिल के विचारों से प्रभावित थे, ये आपको याद रखना है। आगे लिखा है, नेहरू के लेखों में कार्ल मार्क्स एवं एंगेल्स के विचारों का उल्लेख मिलता है। नेहरू समाजवादी विचारों से अत्यधिक प्रभावित थे। रूस द्वारा लंबे समय तक अंतर्राष्ट्रीय मामलों में पालन किए गए शांति के मार्ग से भी वे प्रभावित थे। नेहरू ने यूरोप के साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद पर टिप्पणी करते हुए कहा कि पूंजीवाद के प्रभाव के कारण यूरोप एशिया पर पूर्णतया हावी हो गया। उनके अनुसार जैसे जैसे उपनिवेशों के निवासियों के हितों को दबाया जाएगा, वैसे वैसे ही विदेशी शासन के प्रति असंतोष बढ़ता जाएगा। उन्होंने कई एशियाई देशों की यात्रा की और उनसे संपर्क बनाए रखा, क्योंकि औपनिवेशीकरण के कारण ही अधिकांश देशों की समस्याएं समान थीं और उनसे मैत्री संबंधों के कारण किसी भी घटना के समय वे संयुक्त रूप से प्रतिक्रिया जाहिर कर सकते थे। तो इसीलिए उन्होंने कई एशियाई देशों की यात्रा की थी और उन देशों से संपर्क भी बनाए रखा था, ताकि कोई जो समस्या हो उस पर संयुक्त रूप से प्रतिक्रिया जाहिर की जा सके। इन एशियाई देशों की एकता के प्रयास सन 1947 ईस्वी के दिल्ली में हुए एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस में देखने को मिलते हैं। इस अवसर पर नेहरू ने कहा कि औपनिवेशिक शासन ने हमारी आपसी संबंधों को ठेस पहुंचाई है, लेकिन अब हमारे चारों ओर खड़ी ये दीवार जल्द ही गिर जाएगी और हम प्राचीन मित्रों की तरह फिर मिलेंगे। उनका मत था कि एशिया को वैश्विक जगत में प्रमुख भूमिका निभानी चाहिए और इस परमाणु युग में एशियाई देश शांति स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। जनवरी 1949 में उन्होंने हॉलैंड से इंडोनेशिया की स्वतंत्रता का समर्थन करके यह जता दिया कि किसी भी गलत कदम के विरोध के लिए समस्त विश्व एक हो जाएगा। इस प्रकार ये स्पष्ट होता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के समक्ष एवं अंतर्राष्ट्रीयवाद में नेहरू का कोई भी सानी नहीं था। वह युद्ध की विभीषिका के सख्त खिलाफ थे। सन 1927 ईस्वी के कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में उन्होंने शांति पर बल दिया और कहा कि हर युद्ध एक अंतर्राष्ट्रीय त्रासदी है, क्योंकि यह अत्याचार और विध्वंस को जन्म देता है। वह मानते थे कि युद्ध राष्ट्र ही नहीं, आम मनुष्य को भी प्रभावित करता है। उनका मत था कि तत्कालीन यूरोप घृणा और भय से भरा हुआ था। यूरोप का हर देश दूसरे देश से नफरत करता है और एक दूसरे को मिटाना चाहता है। यही कारण था कि नेहरू स्वतंत्रता, समानता और न्याय के सिद्धांतों की पुरजोर वकालत किया करते थे और यह चाहते थे कि अंतर्राष्ट्रीय समाज में संघर्ष का स्थान सहयोग को लेना चाहिए। नेहरू के अनुसार सभी देशों का निशस्त्रीकरण होना चाहिए। एक देश के द्वारा दूसरे देश को प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। संसाधनों का उचित वितरण होना चाहिए। देशों और समूहों में कोई धार्मिक एवं प्रजाति भेदभाव नहीं होना चाहिए। यानी कि ये युद्ध के खिलाफ थे और आंतरिक शांति पर ये बल देते थे, क्योंकि जब युद्ध होता है तो देश के साथ साथ जो आम जीवन होता है, आम जनता होती है, वह भी प्रभावित होती है। तो इसीलिए ये चाहते थे कि शांति से काम लिया जाए। आगे लिखा है,
अंतर्राष्ट्रीयवाद के क्षेत्र में वैचारिक दृष्टि से और व्यवहार की दृष्टि से नेहरू के दो महत्वपूर्ण योगदान हैं, जिनकी विवेचना के बिना नेहरू का अंतर्राष्ट्रवाद अधूरा रहेगा। इसमें प्रथम है असंलग्नता की विदेश नीति और द्वितीय है पंचशील के सिद्धांत। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो ये दोनों ही आपको याद रखने हैं। अब इन दोनों के बारे में डिटेल में बताया जा रहा है। सबसे पहले लिखा है असंलग्नता, उसके बाद जो पंचशील के सिद्धांत है उनके बारे में बताया जाएगा और दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ये भी बताया गया है। तो चलिए सबसे पहले पढ़ लेते हैं असंलग्नता के बारे में। लिखा है आजादी के पश्चात भारत ने स्वतंत्र विदेश नीति की राह को चुना। इसके मुख्य कर्णधार पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। वे आश्वस्त थे कि वैश्विक जगत में अपनी महान सभ्यता के कारण भारत निडरता से अपनी बात रख सकता है। यदि भारत अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपनी आवाज बुलंद नहीं करता तो औपनिवेशिक गुलामी से हाल में हासिल मुक्ति अर्थहीन हो जाएगी। अपनी विशालता और महान परंपरा के कारण भारत को प्रभावी रूप से अपने विचारों को प्रकट करना आवश्यक होगा। इसलिए स्वतंत्र विदेश नीति तत्कालीन समय की एक आवश्यकता थी और उसी का अवलंबन किया गया। नेहरू ने इसी भावना के आधार पर असंलग्नता को एक संगठन का स्वरूप दिया। आंदोलन का परिप्रेक्ष्य द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो विरोधी गुटों में विश्व का विभाजन था, एक अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ के नेतृत्व में। नेहरू की समझ के अनुसार एशिया तथा अफ्रीका के नव स्वतंत्र और गरीब देशों को बड़ी शक्तियों के सैनिक गुटों से फायदे के बजाय नुकसान ही होगा। वे महान शक्तियों के खेल में शतरंज के मोहरे भर बनकर रह जाएंगे। नव स्वतंत्र देशों की आवश्यकता है गरीबी, निरक्षरता और बीमारी से लड़ना, और यह काम सैनिक गुटों में शामिल होने से नहीं हो सकता। इसके विपरीत भारत और उसके समान अन्य देशों को विकास के लिए शांति एवं शांत वातावरण की आवश्यकता है। उनका हित शांति में है, ना कि युद्ध या तनाव में। इसलिए भारत न बगदाद पैक्ट, मनीला संधि, सीटो और सेंटो में शामिल हुआ और न ही उनका समर्थन किया। इन संधियों के जरिए पश्चिम और पूर्व एशियाई देशों को पश्चिमी शक्ति गुटों के साथ जोड़ा गया। तो यहाँ पर जो संधियां बताई गई हैं, तो भारत इनमें शामिल नहीं हुआ था और न ही इनका समर्थन किया। और ये जो संधियां थी, इन संधियों के जरिए पश्चिम और पूर्व एशियाई देशों को पश्चिमी शक्ति गुटों के साथ जोड़ा गया था, लेकिन भारत इसमें शामिल नहीं हुआ और ना ही समर्थन किया। आगे बढ़ते हैं। भारत सिर्फ निरपेक्ष या सैनिक गुटों से दूर ही नहीं रहा, अपितु नेहरू ने तीव्रता से जॉन फास्टर डलेस द्वारा भारत पर अनैतिक निष्पक्षता के दोष का खंडन भी किया। असंलग्नता का अर्थ था हर मुद्दे पर स्वतंत्र रुख अपनाना, सही या गलत की स्वयं पहचान करना और सही को अपनाना। उन्होंने कहा, जहां तक फासिज्म, उपनिवेशवाद और रंग भेद की बुरी ताकतों या न्यूक्लियर बम और हमलों और दमन के सवाल हैं, हम जोरदार तरीके से और बिना किसी दुविधा के उनके खिलाफ हैं। हम शीत युद्ध और सैनिक गुटों से ही दूर रहते हैं। एशिया और अफ्रीका के नए राष्ट्रों को शीत युद्ध की मशीन का पुर्जा बनने पर मजबूर करने का हम विरोध करते हैं। वैसे भी हम हर उस चीज का विरोध करने के लिए आजाद हैं जिसे हम दुनिया या अपने लिए गलत या हानिकारक समझते हैं, और जब कभी जरूरत पड़ती है हम इस आजादी का इस्तेमाल करते हैं। आगे लिखा है, असंलग्नता भारत तथा अन्य नव स्वतंत्र राष्ट्रों की उपनिवेशवाद तथा साम्राज्यवाद से हासिल की गई आजादी बरकरार रखने के संघर्ष का प्रतीक रहा। आजाद होने वाले प्रारंभिक देशों में से एक होने का कारण भारत ने उचित ही पूर्व उपनिवेशों को रास्ता दिखाया। सामूहिक रूप से इन देशों का बड़ा महत्व है। उदाहरण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में जिसकी सदस्यता इन देशों के प्रवेश के कारण काफी बढ़ गई, एक देश एक वोट की व्यवस्था ने गुट निरपेक्ष समुदाय की
सोवियत संघ की मदद से पश्चिमी गुट का सामना करने में मदद की। इस प्रकार असंलग्नता ने विश्व संबंधों के जनवादीकरण में मदद की। आगे बढ़ते हैं। उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष में औपनिवेशिक एवं पूर्व औपनिवेशिक देशों की सहायता भारत की विदेश नीति का मूल उद्देश्य है। इसमें गुट निरपेक्षता ने काफी मदद की। विदेश नीति को मजबूत बनाने के उद्देश्यों को भी इससे सहायता मिली। नेहरू द्वारा युद्ध का जोरदार विरोध और हिरोशिमा की घटना के बाद परमाणु युद्ध के खतरे के विरुद्ध संघर्ष के विचार सुविख्यात है। यह विश्वास अहिंसक संघर्ष तथा गांधी जी द्वारा प्रेरित हुए। उन्होंने आइंस्टीन तथा बर्ट्रेड रसेल जैसे महान बुद्धिजीवियों का समर्थन प्राप्त किया। नेहरू ने शांति तथा परमाणु एवं आम निशस्त्रीकरण को दुनिया के सामने पेश करना भारत का उद्देश्य बनाया। नेहरू ने अपने विचार तथा व्यवहार और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत के आचरण से यह स्पष्ट कर दिया कि असंलग्नता न तो अवसरवादी नीति है और न ही निष्क्रियता की नीति। नेहरू की असंलग्नता के कुछ प्रमुख लक्षण इस प्रकार हैं। असंलग्नता के कुछ जो प्रमुख लक्षण हैं वो स्पष्ट किए गए हैं। पहला लिखा है, असंलग्नता की प्रेरणा और मूलाधार विश्व शांति। लिखा है, नेहरू ने युद्ध के विनाशकारी परिणामों को देखा था और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रसंग में उनका मूल लक्ष्य था युद्ध और तनाव की सभी स्थितियों का विरोध है। नेहरू ने अपनी दूरदर्शिता से इस बात को समझ लिया था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के दो शक्ति गुटों में से भारत यदि किसी शक्ति गुट के साथ जुड़ गया तो इससे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तनाव की शक्तियों को बल मिलेगा और भारत स्वयं अपने लिए तनाव और युद्ध के वातावरण को आमंत्रित करेगा। नेहरू मानवतावादी और विश्व शांति के उपासक थे। उन्होंने सत्य रूप में यह सोचा कि भारत अपनी असंलग्नता के बल पर दो परस्पर विरोधी गुटों को एक दूसरे के समीप लाने का कार्य कर सकेगा और स्वयं अपने लिए शांति और तनाव से मुक्ति प्राप्त करेगा। व्यवहार के स्तर भारत ने असंलग्नता के बल पर कोरिया, साइप्रस, कांगो आदि विवादों में शांति स्थापित करने वाले देश की भूमिका निभाई। यानी भारत ने क्या भूमिका निभाई? जो दो गुट आपस में लड़ रहे थे उनको समीप लाने का कार्य किया। तो इससे क्या हुआ? इससे स्वयं भारत ने अपने लिए शांति स्थापित की और तनाव से भी मुक्ति मिली। और यदि किसी एक का पक्ष भारत करता तो भारत भी युद्ध का सामना करता। तो भारत ने ऐसा नहीं किया, बल्कि भारत ने दोनों गुटों को समीप लाने का कार्य किया और शांति स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आगे बढ़ते हैं। नेहरू की असंलग्नता का यदि कोई मूल और सर्वोपरि प्रेरक तत्व था तो वह था शांति अपने देश के लिए और समस्त विश्व के लिए। यानी अपने देश के लिए भी शांति और समस्त विश्व के लिए भी शांति। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है, असंलग्नता एक सकारात्मक नीति। नेहरू काल में असंलग्नता के लिए तटस्थता शब्द के प्रयोग का अधिक प्रचलन था, लेकिन नेहरू ने एक से अधिक अवसरों पर इस बात को स्पष्ट कर दिया कि यदि के संलग्नता अंतर्राष्ट्रीय कानून के अर्थ में तटस्थता की नीति या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नकारात्मकता की नीति नहीं है। सन 1949 ईस्वी की अमेरिका यात्रा में अपने एक प्रसिद्ध वक्तव्य में उन्होंने कहा था कि जब स्वतंत्रता के लिए संकट उपस्थित हो तो न्याय को आघात पहुंचे और आक्रमण की घटना घटित हो, तब हम ना तो तटस्थ रह सकते हैं और ना ही तटस्थ रहेंगे। नेहरू ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि असंलग्नता ना तो अवसरवादी नीति है और ना ही निषेधात्मक नीति। यह तो स्वतंत्रता, सत्य और न्याय का समर्थन करने और आक्रमणकारी का विरोध करने की सकारात्मक नीति है। यानी जो असंलग्नता है वह क्या है? स्वतंत्रता, सत्य और न्याय का समर्थन करने वाली एक सकारात्मक नीति है और आक्रमणकारी जो गतिविधियां हैं उनका
विरोध करने की सकारात्मक नीति है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है असंलग्नता एक गतिशील नीति। जो प्रमुख लक्षण उन्होंने बताए हैं उन्हीं को स्पष्ट किया गया है। लिखा है असंलग्नता अपनी मूल धारणा में भी एक स्थिर नीति नहीं वरन राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार एक गतिशील नीति है। असंलग्नता साधन और साध्य दोनों है। बदलती हुई परिस्थितियों में विश्व के व्यापक हितों को दृष्टि में रखते हुए भारत के स्वयं के राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व असंलग्नता का आवश्यक लक्षण। लिखा है असंलग्नता शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के विचार पर आधारित है। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का आशय यह है कि विश्व के विभिन्न देशों में विचारधारा और हित संबंधी भेद होने पर भी उनके बीच तनाव, संघर्ष या युद्ध अनिवार्य नहीं है। वे अपने समस्त भेदों और मतभेदों के बावजूद एक दूसरे के साथ शांतिपूर्वक रह सकते हैं और उन्हें ऐसा ही करना चाहिए। नेहरू असंलग्नता की विदेश नीति के प्रमुख शिल्पकार थे। उन्होंने और असंलग्नता और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को पंडित नेहरू का प्रमुख योगदान है। असंलग्नता का क्रांतिकारी आदर्श एक आंदोलन के रूप में परिणत होने लगा। यद्यपि असंलग्नता युद्धों को रोकने में पूर्णतया सफल नहीं हो सकी, किंतु यह सत्य है कि इसने विश्व शांति की महत्ता स्थापित की तथा एक सीमा तक विश्व युद्ध को रोकने में सफल हुई। यानी पूर्णतया तो युद्ध नहीं रोका जा सकता इसके बल पर, लेकिन एक सीमा तक विश्व युद्ध को रोकने में इसने सफलता प्राप्त की। यहाँ असंलग्नता की बात हो रही है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे लिखा है नेहरू की असंलग्नता ने तीसरी दुनिया के देशों में नैतिक शक्ति, चेतना तथा आत्मसम्मान विकसित करने में प्रमुख भूमिका अदा की। अब लिखा है पंचशील के बारे में। चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा है नेहरू सोचते थे कि परस्पर विरोधी व्यवस्थाओं के बीच संघर्ष और युद्ध की स्थिति स्वाभाविक या अनिवार्य नहीं है। वे एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की स्थिति को अपना सकते हैं और समस्त मानव जाति को विनाश से बचाने के लिए इस प्रकार की स्थिति को अपनाना आवश्यक है। नेहरू ने लगातार बल दिया कि विभिन्न विचारधाराओं और व्यवस्थाओं वाले देशों के बीच शांतिपूर्ण सह अस्तित्व एक आवश्यकता है। उनका विश्वास था कि सच्चाई पर किसी का एकाधिकार नहीं था और बहुलवाद जीवन की सच्चाई थी। उन्होंने कहा कि मानव कल्याण तथा विश्व शांति के आदर्शों की स्थापना के लिए विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्था वाले देशों में पारस्परिक सहयोग आवश्यक है। इसके लिए जिन सिद्धांतों का अवलंबन किया वे 5 आधारभूत सिद्धांत पंचशील कहलाए। तो ये 5 सिद्धांत थे, इसीलिए इन्हें पंचशील कहा गया है। इसके जरिए विभिन्न देशों के बीच संबंधों का नियमन किया जा सकता था। जो पंचशील सिद्धांत हैं वो नीचे लिखे हुए हैं। लिखा है पंचशील के 5 सिद्धांत निम्नानुसार हैं। कौन कौन से हैं? सभी देशों द्वारा अन्य देशों की क्षेत्रीय अखंडता और प्रभुसत्ता का सम्मान करना। दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, यानी जो आंतरिक मामले हैं उनमें दूसरे देशों को हस्तक्षेप नहीं करना है। दूसरे देश पर आक्रमण न करना, परस्पर सहयोग एवं लाभ को बढ़ावा देना, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति का पालन करना। आगे बढ़ते हैं। सारांश में स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री होने के नाते नेहरू के सामने अपार चुनौतियां थीं। इसके बावजूद किसी भी ऐतिहासिक मानदंड ने उनकी उपलब्धियां विशालतम अनुपात में थी। सर्वोपरि उन्होंने कुछ मूल्यों, दृष्टिकोणों, आदर्शों, लक्ष्यों और नजरिए को देश के हित में पहचाना।
उन्होंने इन्हें भारतीय जनता की सांस्कृतिक चेतना का अंग बना दिया। नेहरू ने भारतीय राष्ट्र को सुदृढ़ किया। नागरिक अधिकार और संसदीय लोकतंत्र पर आधारित राजनीतिक व्यवस्था की नींव रखी। धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, सामाजिक उग्र सुधारवाद को राष्ट्रीय राजनीतिक प्रणाली का मूलाधार बनाया। असंलग्नता, स्वतंत्रता, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में आत्मसम्मान, भारत के आंतरिक एवं बाहरी हितों को प्रोत्साहन, विश्व शांति और उपनिवेशवाद विरोध को अपनी विदेश नीति का आधार बनाया। नियोजन आरंभ किया, शक्तिशाली सार्वजनिक क्षेत्र की आधारशिला रखी, भारत को आत्मनिर्भर स्वतंत्र अर्थव्यवस्था के रास्ते पर खड़ा किया तथा वैज्ञानिक मनोवृत्ति को आगे बढ़ाया। उन्होंने जनता को एक समाजवादी आदर्श प्रदान किया तथा समानता पर आधारित एक व्यापक समाजवादी समाज के लक्ष्य को लोकप्रिय बनाया। अस्पृश्यता का कानूनी अंत और हिंदू संहिता विधेयक स्वीकृत करवाकर उन्होंने 2 ऐतिहासिक कदम उठाए। नेहरू ने अपने राजनीतिक व्यवहार में हमेशा सज्जनता, उदारता और सौम्यता से कार्य किया। सार्वजनिक जीवन में व्यवहार का जो उच्च मानदंड उन्होंने कायम किया, वह बाद के राजनीतिक नेताओं के लिए कसौटी साबित हुआ। लोकतंत्र को स्थापित करने में नेहरू की सफलता सन 1964 ईस्वी में और उनकी सन 1966 ईस्वी में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद सरकार और पार्टी के नेतृत्व में हुए गतिरोध विहीन सत्ता हस्तांतरण से साबित होती है। तो लेसन भी यहीं पर समाप्त होता है। बड़ा लेसन था, लेकिन मैंने एक साथ ही एक वीडियो में इसे कंप्लीट करवा दिया है और जहाँ जहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है वहाँ मैंने आपको बता दिया है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं, इनके उत्तर आप कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को बताऊंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इसके पहले वाली वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप देख लीजिए, क्योंकि अभी आप लोगों के पास पर्याप्त समय है, फिर आपके पास इन बड़ी बड़ी वीडियो को देखने का समय नहीं रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।